हेलो लर्नर, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। आज का हमारा विषय है जीव भू रासायनिक चक्र, बायोजियो केमिकल साइकिल। भूमंडल बायोकेमिकल साइकिल कैसी होती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भूमंडल का वह सभी भाग जहाँ जीव उपस्थित होते हैं जीवमंडल कहलाता है या बायोस्फीयर कहलाता है। वातावरण सदैव परिवर्तनशील होता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पर देर सवेरे व किसी न किसी प्रकार का वातावरण प्रभाव डालता है। वातावरण में सतत या कंटिन्यू परिवर्तन का कारण यह है कि भूमंडल स्वयं में एक खुली प्रणाली के समान होता है। भूमंडल से अंतरिक्ष में तथा अंतरिक्ष से भूमंडल में प्रवेश करने वाले पदार्थ की मात्रा उपेक्षित होती है, किंतु सदा ही ऊर्जा का आवागमन होता रहता है। मुख्य रूप से ऊष्मा सूर्य के प्रकाश, एक्सरे तथा अल्ट्रावायलेट किरणों के रूप में सूर्य की ऊर्जा अविरल रूप से पृथ्वी पर आती रहती है। ऊर्जा के इस अभिप्रभाव के कारण पृथ्वी का वातावरण परिवर्तित होता रहता है। जीवमंडल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जलमंडल। इसमें भूमंडल का जलीय भाग नदियों, झीलों तथा सागरों के रूप में आता है। दूसरा है स्थल मंडल। इसमें विभिन्न प्रदेशों के ठोस घटक चट्टानें सम्मिलित है। तीसरा है वायुमंडल। यह जलमंडल तथा स्थल मंडल के चारों ओर गैसीय मंडल बनाते हैं। पहला है जलमंडल। जल पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। जलमंडल जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीव शरीरों का अधिकांश भाग जल होता है। भूमि का जल सूर्य की ऊर्जा द्वारा वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचता है और अधिक ऊंचाई पर वाष्प ठंडी होकर बादल बनती है। बादलों का यही जल वर्षा तथा बर्फ के रूप में पुनः भूमि पर आता है। इस तरह से देखिए वाटर साइकिल, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। इसमें देखिए किस तरह से जलीय प्राणी अपने वातावरण से जल ग्रहण करते हैं तथा अपने जीवन काल में ग्रहण किए गए जल का अधिकांश भाग उत्सर्जन द्वारा जलमंडल में वापस करते हैं। शेष जल मृत्यु के बाद शरीर के क्षय होने पर वापस लौट आता है। जल एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होने पर भी मौसम तथा जलवायु के माध्यम से समुद्र में तथा स्थल पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करती है। चित्र के माध्यम से कैसे वाटर साइकिल बन रहा है। उष्णकटिबंध भागों में समुद्रों का जल गुनगुना होकर हल्का हो जाता है और ऊपरी सतह पर चढ़ने लगता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों पर जल ठंडा होकर नीचे आता है। जल का एक विस्थापन तीव्र वायु के प्रभाव से धाराएं बनता है। यह धाराएं समुद्र के मौसम को ही प्रभावित नहीं करती, वरना वायुमंडल तथा स्थल मंडल को भी प्रभावित करती है। कौन कौन को प्रभावित करती है? वायुमंडल और स्थल मंडल को भी प्रभावित करती है। अन्य सभी द्रवों की अपेक्षाकृत जल बहुत मंद गति से गर्म व ठंडा होता है। किस तरह से होता है? अपेक्षाकृत ये जल बहुत मंद गति से गर्म व ठंडा होता है। इसी कारण सागर सूर्य के ऊष्मा का विशाल आशय है। यही कारण है कि रात्रि में महासागरों के ऊपर से बहने वाली हवाएं क्या रहती है? ठंडी, तथा दिन में बहने वाली गर्म हवाएं गर्म होती है। स्थल पर इन्हीं गर्म तथा सर्द हवाओं के चलने पर ग्रीष्म व शीत ऋतुओं का आगमन होता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जल का स्थल मंडल पर दूरगामी प्रभाव होता है और जलमंडल में इन सभी परिवर्तनों का प्राणियों पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। ताप, आर्द्रता, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, वायु लहरें आदि जल से प्रभावित होने वाले कारकों के साथ साथ स्वयं जल की भी किसी स्थान विशेष में जंतुओं की प्रकृति एवं उसकी संख्याओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जलमंडल। दूसरा है
स्थल मंडल, लिथियोस्फीयर। स्थल मंडल प्राणियों को न केवल खनिज पोषक समर्पित करता है बल्कि स्थलीय पौधों तथा भूमि के अंदर रहने वाले जंतुओं के लिए मृदा का रेतीला आधार बनाता है। इस कारण इस स्थल मंडल में ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। यह स्थल मंडल भी अन्य मंडलों के समान नियमित चक्र प्रदर्शित करता है। इस चक्र की गति मंद होने के कारण इसकी दर हजारों वर्षों या लाखों वर्षों को इकाई में मापी जाती है। स्थल मंडल के प्राणी जल के साथ साथ खनिजों को भी शोषित करते हैं। यह प्राणी अपना विघटन कर या उत्सर्जन के द्वारा पुनः भूमि में पहुंचा देते हैं। खनिज सतह, मिट्टी, नदियों के पानी की धारा समुद्र की सतह में एकत्रित हो जाती है। भूगर्भिक परिवर्तनों के द्वारा यह जमी हुई सतह ऊपर आकर पुनः मिट्टी के निर्माण में सहायता करती है। यह चक्र पुनः दोहराया जाता है। इस तरह से देखिए डायग्राम से पता चल रहा है कि रेन वाटर ओसिन वाष्प बन के कहा जाता है बादल में, बादल से वाष्पीकृत होकर वाटर के रूप में वो पुनः धरती पे आती है। जलीय चक्र मिट्टी के निर्माण की सहायता भूगर्भिक परिवर्तनों के द्वारा यह जमी हुई सतह ऊपर आकर पुनः मिट्टी के निर्माण में सहायता करती है। यह चक्र पुनः दोहराया जाता है। जलीय चक्र की भांति पृथ्वी का शैली पदार्थ या रॉकी मटेरियल भी एक बड़े चक्र के रूप में परिसंचरण करता है। पृथ्वी के खनिज चक्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पटल विरूपण और दूसरा है क्रमण। पहला है इस भूमंडलीय खनिज चक्र का एक प्रक्रम डायस्टोफ्रिज्म है। इसके अंतर्गत विभिन्न भूवैज्ञानिक शक्तियों के द्वारा पृथ्वी का एक बड़ा भाग पहाड़ों, पठारों आदि के रूप में ऊपर उड़ जाती है। पठार तथा ऊंचे पर्वतों की उपस्थिति महाद्वीपीय वायु के परिसंचरण में उग्र रूप से रोधक का कार्य करती है। अतः पर्वतों तथा सागरों के बीच भरपूर वर्षा होती है जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती तथा पर्वतों से दूसरी ओर रेगिस्तान पारिस्थितिकियां विकसित हो जाती है। भूमंडलीय खनिज चक्र का दूसरा है ग्रेडिएशन। यह चक्र ग्रेडिएशन रूपी परिवर्तन, अपर्दान, चट्टानों के विघटन, वायु तथा जल मंडल द्वारा भूमि के वास्तविक भूवैज्ञानिक सिकन के कारण होता है। ग्रेडिएशन की दूसरी शक्ति है रासायनिक प्रक्रिया होती है। यह प्राणियों के महत्वपूर्ण होती है। वर्षा प्रत्यक्ष रूप से सॉइल के पानी की वृद्धि करती है। सॉइल में पाई जाने वाली चट्टानों में से पानी एवं खनिज का भी निर्माण करती है। खनिज चक्र को पूर्ण करने के लिए प्राणियों की मृत्यु एवं क्षय तथा समुद्री प्राणियों की मृत्यु सहायता करती है। प्राणियों की मृत्यु के पश्चात मृत शरीर समुद्र की सतह की ओर जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तो घुल जाते हैं, लेकिन अधिकांश खनिज पदार्थ समुद्र के सतह पर पहुंच जाते हैं। सतह पर स्थित बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई मृदा के स्थित जटिल यौगिकों को कम जटिल पदार्थों में परिवर्तित कर उसको अन्य प्राणियों के आधार के रूप में पूर्ति करती है। अब देखते हैं तीसरा है, देखिए जलमंडल का डायग्राम देखिए। अर्थ, इनर कोर, आउटर कोर और सतह पदार्थ। इस तरह से स्थल मंडल का डायग्राम से पता चल रहा है। अब तीसरा है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पर पृथ्वी के परिक्रमा या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। गर्म वायु के ऊपर उड़ती है, ठंडी ध्रुवीय वायु नीचे के ओर जाती है तथा पृथ्वी के अक्षीय या एक्सल रोटेड के फलस्वरूप पार्श्व दिशा में विस्थापित हो जाती है। जलीय परिसंचरण की भांति वायु परिसंचरण भी जलवायु को प्रभावित करती है। वायुमंडल की वायु में ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, नाइट्रोजन 78%, जल तथा कुछ अक्रिय गैसें होती है। केवल अक्रिय गैसों के अतिरिक्त वायु के अन्य सभी घटक जीवों के लिए कच्चे पदार्थ का कार्य
करती है। वायुमंडल का इस तरह से समझ सकते हैं। पहला है बाह्य वायुमंडल, कितना है 700 से 1,90,000। तापमंडल कितना है 80 से 700 किलोमीटर। मध्य मंडल है 50 से 80 किलोमीटर। इस तरह से समताप मंडल है 12 से 50 किलोमीटर। इसके अंतर्गत कौन सा है, ओजोन रेखा। क्षोभ मंडल है 0 से 12 किलोमीटर तक। अब देखते हैं जीव भू रासायनिक चक्र क्या है। पृथ्वी पर यह क्रिया विभिन्न चक्रों द्वारा होती है। इन चक्रों का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है गैसीय चक्र। इस चक्र के अंतर्गत विभिन्न गैसों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन चक्र आते हैं। इसका रिजर्वायर पूल अधिकांश वायुमंडल होता है, हालांकि चट्टानें द्वितीयक पूल होती है। दूसरा है सेडिमेंट्री चक्र। इसके अंतर्गत है लवण तत्व, फास्फोरस, सल्फर आदि चक्र सम्मिलित है। रिजर्वायर पूल लियोस्फीयर होता है। तीसरा है जलीय चक्र या वाटर चक्र। इस चक्र के अंतर्गत जीवधारियों एवं उनके वायुमंडल वातावरण के बीच जल का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन चक्र। यह जीवमंडल रासायनिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखती है, जिसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और अन्य जीव श्वसन के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो फिर पौधों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है और ऑक्सीजन अन्य खनिजों और यौगिकों के रूप में मौजूद रहती है। ऑक्सीजन चक्र के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? पहला है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे और समुद्री शैवाल या फाइटोप्लैंक्टन सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन चक्र के मुख्य चरण, पहला है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे और समुद्री शैवाल फाइटोप्लैंक्टन सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और उप उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा है श्वसन। मनुष्य, जानवर और अन्य जीव श्वसन के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहती है से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तीसरा है अपघटन। मृत जीवों और पौधों के अपघटन से भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसे पौधे फिर से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन विभिन्न तत्व जैसे लोहा के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है, जैसे लोहे का जंग लगना, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन चक्र देखिए, पहला है जो हम लोग पिछला पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण, फिर आया श्वसन क्रिया, फिर श्वसन में कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। अब नेक्स्ट है, इस तरह से यह साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल पूर्ण होती है और कार्बनिक अणु C6H12O6, ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। इस तरह से ऑक्सीजन चक्र पूर्ण होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन वायुमंडल, महासागरों, जमीन और जीवों के बीच घूमता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपघटन, जीवाश्म ईंधन के जलने और ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से होता है, जिससे पृथ्वी की जलवायु नियंत्रित होती है और जीवन का आधार बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चक्र वह प्राकृतिक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण, पौधों, जंतुओं, मिट्टी, जल तथा जीवाश्म ईंधनों के बीच निरंतर घूमती रहती है। यह चक्र पृथ्वी पर जीवन के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य प्रक्रियाएं क्या होती है, ये देखते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण, जो हम ऑक्सीजन साइकिल में भी पढ़े हैं। प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन, पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव भोजन के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं।
इसके बाद क्या होता है, अपघटन। मृत पौधों व जंतुओं को अपघटक जीव विघटित करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में जाती है। उसके बाद है दहन। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है। महासागरों के भूमिका महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और कुछ मात्रा पुनः वातावरण में छोड़ते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य प्रक्रिया चलती है। देखिए डायग्राम से पता चल रहा है प्रकाश संश्लेषण किससे ले रहे हैं। पौधे अपना भोजन किससे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और वह ऑक्सीजन, पौधे क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, वह हम लेते हैं जीव जंतु। सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज बनाते हैं, फिर उसके बाद से वो साइकिल चलती रहती है, फिर ऑक्सीजन मानव को मिलता रहता है या छोटे छोटे जीव जंतु या सजीव जीवों का श्वसन का क्रिया चलती रहती है। उसकी व्याख्या देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और H2O जड़ों द्वारा, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, क्लोरोफिल हरे पत्तों से उपस्थित पिगमेंट है और ग्लूकोज पौधों का भोजन है और ऑक्सीजन उप उत्पादन के रूप में वातावरण में छोड़ती है। इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का डायग्राम से देखने से पता चल रहा है। कार्बन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद है नेक्स्ट है कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र। कार्बन चक्र वह प्राकृतिक जैव भू रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन पृथ्वी के विभिन्न घटकों वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के बीच का निरंतर घूमता रहता है। कार्बन चक्र के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? वायुमंडल में कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में उपस्थित रहता है। प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन पौधों के जैविक पदार्थों में स्थिर हो जाता है। उपभोक्ताओं में स्थानांतरण, शाकाहारी, हम लोग पिछले कक्षाओं में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों के बारे में चर्चा किए थे। तो उसी में से है एक है उपभोक्ताओं में स्थानांतरण। शाकाहारी एवं मांसाहारी जीव पौधों अन्य जीवों को खाकर कार्बन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन खाद्य श्रृंखला में प्रभावित होता है। दूसरा है श्वसन। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वायुमंडल में छोड़ते हैं। अपघटन, मृत पौधों और जंतुओं का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड या अकार्बनिक यौगिक के रूप में मुक्त होता है। कार्बन साइकिल, प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे कार्बनिक जैव यौगिक बनाते हैं। उसके बाद आता है श्वसन क्रिया। श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह से अपघटन, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, यह क्या है, दहन और श्वसन के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से साइकिल चलती रहती है। जीवाश्म का निर्माण, दीर्घ काल में कुछ कार्बन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में भूमि के भीतर संचित हो जाता है। जीवाश्म की लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस पहुंचती है। किसके माध्यम से पहुंचती है? ये दहन के माध्यम से पहुंचती है। महासागरों की भूमिका क्या है? महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर कार्बोनेट के रूप में संग्रहित करते हैं और आवश्यकता अनुसार छोड़ते हैं। कार्बन चक्र का महत्व, पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखता है, प्रकाश संश्लेषण और जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करता है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक है, जलवायु परिवर्तनों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र एक
जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जाता है या फिर कंटिन्यू मिट्टी और इसमें रहने वाली जीवों के माध्यम से वायुमंडल में वापस भेज दिया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अवक्रमण और सड़न सहित कई विभिन्न प्रक्रियाएं इस प्रणाली में हिस्सा लेती है। देखते हैं नाइट्रोजन चक्र कितने प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानें। पहला, नाइट्रोजन चक्र में शामिल चरण कौन कौन से हैं? पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रोजन अवशोषण, तीसरा है नाइट्रोजन खनिजीकरण, चौथा है नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। इन सभी चरणों में एक जीव जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है सूक्ष्म जीव, मुख्य रूप से बैक्टीरिया। कौन सा है? मुख्य रूप से बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या चीज है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल के निष्क्रिय नाइट्रोजन गैस N2 को पौधों और जीवों के लिए उपयोगी माने जाते हैं। घुलनशील रूपों जैसे अमोनिया, नाइट्रेट में बदल जाता है जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और बिजली जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है और यह नाइट्रोजन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजनों को जैविक रूप से एक्सेप्ट या बायोलॉजिकली एक्सेप्ट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। यह स्थिरीकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वायुमंडलीय स्थिरीकरण। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ओजोन के रूप में उपस्थित ऑक्सीजन वायुमंडल नाइट्रोजन से क्रिया करती है। इस प्रक्रिया में बिजली के कड़कने के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जिसमें बिजली कड़कने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती जो बारिश के साथ मिट्टी में गिरती है। देखिए N2 + 2O क्या हुआ? N2NO फिर क्रिया करती है 2N2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्या करती है? नाइट्रेट बनाती है। औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेबर-वाश प्रक्रिया द्वारा रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रोजन को स्थिर किया जाता है। इसको संक्षिप्त में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को जैविक रूप से उपलब्ध रूपों में परिवर्तित करके जीवन के लिए आवश्यक बनाती है और यह कृषि व पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नाइट्रोजन चक्र का साइकिल। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय कहाँ से आता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बैक्टीरिया एवं ब्लू नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। फिर वो कहाँ जाता है? जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करता है। फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक वो कहाँ जाता है? पौधे द्वारा अवशोषित करती है। फिर पौधे क्या है? जंतुओं के द्वारा पौधों का खाना या उसका फूड प्रोसेसर होता है उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर वो कहाँ जाता है? उसका मिट्टी में फिर वो यौगिक नाइट्रोजन के रूप में फिर स्थापित हो जाती है। अब देखते हैं नाइट्रोजन स्वांगीकरण। नाइट्रोजन स्वांगीकरण की परिभाषा। नाइट्रोजन आत्मसात वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन के अकार्बनिक रूप जैसे नाइट्रेट या अमोनिया को अवशोषित करके उसे कार्बनिक यौगिक अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रोजन स्वांगीकरण के मुख्य अवस्था कौन कौन सी है? नाइट्रोजन का अवशोषण, पौधों की जड़ें मिट्टी से नाइट्रेट या अमोनिया लेती है। नाइट्रेट का अपचयन, नाइट्रेट रिडक्शन एंजाइम द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइड इस तरह से यह अवस्था होती है। नाइट्रेट रिडक्शन एंजाइम द्वारा नाइट्रेट अमोनिया बनती है।
इस तरह से अमोनिया स्वांगीकरण किस तरह से बनती है? अमोनिया अमोनियम ग्लूटामिन अम्ल और ग्लूटामाइन जैसे अमीनो अम्ल से जुड़ता है, जो प्रोटीन निर्माण अमीनो अम्ल से प्रोटीन एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल द्वारा संश्लेषित या संश्लेषण या सिंथेसाइज होता है, संश्लेषण होता है। महत्व: पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। नाइट्रोजन चक्र का महत्वपूर्ण चरण कृषि उत्पादक बढ़ाने में सहायक होती है। अब देखते हैं हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोजन साइकिल वह प्रक्रिया है या हाइड्रोजन चक्र वह प्राकृतिक जैव भू रासायनिक चक्र है जिसमें हाइड्रोजन तत्व पृथ्वी के विभिन्न घटकों वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तथा जीवमंडल के बीच निरंतर संचरण करता रहता है। हाइड्रोजन के मुख्य स्रोत हैं जल, महासागर, नदियाँ, झीलें, वर्षा आदि कार्बनिक यौगिक। जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वायुमंडल बहुत कम मात्रा में मुक्त या फ्री हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन चक्र के मुख्य प्रवस्था कौन कौन सी है? जल का वाष्पीकरण एवं संघनन। जल के वाष्पीकरण से हाइड्रोजन जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है और सघन वर्षा द्वारा पुनः पृथ्वी पर लौटता है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। पौधे जल से हाइड्रोजन ग्रहण कर उसे कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होती है। इस तरह से उसके फार्मूला है 6CO2 प्लस 12H2O से क्या बनता है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। उसके बाद फिर से डिवाइड हो जाता है 6O2 प्लस 6H2O। इस तरह से ग्लूकोज बनने के बाद ऑक्सीजन और पानी अलग हो जाती है, जल की मात्रा अलग हो जाती है। तीसरा है श्वसन। जीव कार्बनिक पदार्थ का अपघटन पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिसे हाइड्रोजन पुनः जल के रूप में मुक्त होती है। चौथा है अपघटन। मृत पौधे एवं जंतुओं का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन मुक्त कर जल अन्य यौगिकों में बदल देते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन साइकिल का डायग्राम। हाइड्रोजन चक्र का महत्व: जीवों के मेटाबॉलिज्म में आवश्यक, जल चक्र और ऊर्जा प्रवाह से निकट संबंध। तीसरा है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में अनिवार्यता या अनिवार्य, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण